नेक्स्ट है आपका क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी भारत में जो संविधान सभा थी उसको क्रिटिसाइज किया गया है। एग्जाम में कई बार आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये लाइन किसके बारे में कही गई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नोट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, यानी संविधान सभा एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। सच बात है, सही बोल रहे, ठीक है। संविधान सभा क्या थी? एक नॉमिनेटेड बॉडी, निर्वाचित तो बॉडी नहीं थी ये, ठीक है, इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, तो ऐसे में तो सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नोट अ सॉवरेन बॉडी, यानी संप्रभु निकाय नहीं थी ये भी बात ठीक है, क्योंकि संविधान जब बनाना स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिश एरा, उस समय हमारे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो जब जब संविधान की मीटिंग होती थी तब तब संविधान सभा के सदस्य जो माउंट बेटन थे, हमारे गवर्नर जो वायसराय ऑफ इंडिया थे, उनसे परमिशन लेने के बाद ही मीटिंग्स होती थी, यानी अंग्रेजों के बिना परमिशन के मीटिंग्स भी नहीं कर पाते थे हम लोग। तो इस तरीके से हम सोवरेन बॉडी के रूप में काम ही नहीं कर रहे थे। दूसरा टाइम कंज्यूमिंग, हाँ मान सकते हैं 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, तो ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। इसके बाद में डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, भाई 299 लास्ट मेंबर कितने बचे थे? 299, स्टार्टिंग में कितने थे? 389, तो 389 में 292 अगर मैं मेंबर की बात करूं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में बात करें तो 292 मेंबर कौन थे? कांग्रेस के मेंबर ही तो थे, ठीक है। तो कांग्रेस का बोलबाला था इसमें। दूसरा लॉयर, पॉलिटिशियन, ठीक है, इनका एक डोमिनियन एरिया था। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि संविधान सभा के अंदर मैक्सिमम लोग क्या थे? वकील थे और राजनीतिज्ञ थे, या कोई किसान भी संविधान सभा का सदस्य बना था, या किसी मजदूर को भी संविधान सभा का सदस्य बनाया था? नहीं बनाया था ना। तो संविधान सभा में वकीलों और राजनीतिज्ञों का बोलबाला था। इसके बाद में हिंदुओं का प्रभुत्व था, क्योंकि संविधान सभा में जो मुस्लिम थे वो इक्के दुक्के थे, तो मैक्सिमम लोग कौन थे? मेजोरिटी लेवल पे कौन थे? हिंदुत्व, ठीक है, तो हिंदुओं का प्रभुत्व था। इसके बाद में विंस्टन चर्चिल जो थे, उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि भारत का संविधान जो है, संविधान सभा ने भारत में केवल एक प्रमुख समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। विंस्टन चर्चिल क्या बोलते थे कि विंस्टन चर्चिल कमेंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। अब देखिए, बाहर के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैक्सिमम लोग जो हैं वो हिंदू थे, ठीक है, पढ़े लिखे थे। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जब हमारा संविधान बना तो उसमें अधिकार जो है मेजोरिटी को ज्यादा दिए गए हैं। अधिकार, राइट इक्वली सबको डिवाइड किया गया है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से ये क्रिटिसिज्म बेकार है। पर एग्जाम में आ जाए कि विंस्टन चर्चिल ने संविधान को लेकर क्या क्रिटिसाइज किया है, तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हमारे संविधान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं? तो हमारे संविधान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे, जैसे एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। एलिफेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल सिंबल के रूप में अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है, हाथी को। इसके बाद में सर BN राव, अंबेडकर के बाद में अगर कोई भारतीय संविधान सभा के अंदर अंबेडकर को अगर टक्कर दे सकता था, या अंबेडकर के बराबर कोई पढ़ा लिखा था या कानून का जानकार था, तो कौन थे? सर BN राव। सर BN राव जो है ना, अंबेडकर के बाद में कानून की जानकारी में दूसरे नंबर पर आते हैं। इसी कारण से इनको लीगल एडवाइजर बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका SN मुखर्जी वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान का चीफ ड्राफ्टमैन किसको बोला जाता है? मुख्य प्रारूपकार, ठीक है। आर्किटेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? चीफ ड्राफ्ट्समैन की। तो SN मुखर्जी को संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार के रूप में अपॉइंट किया गया था, ठीक है। इसके बाद में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये वो इंसान है जिन्होंने संविधान लिखा था, ठीक है। संविधान को लिखा किसने था? प्रेम बिहारी रायजादा ने, इटैलिक लैंग्वेज में, ठीक है, इटैलिक फॉर्म में। इसके बाद में बात करें संविधान का हिंदी वर्जन किसने लिखा है भाई? तो संविधान का हिंदी वर्जन लिखा है वसंत कृष्ण वैद ने। संविधान का हिंदी वर्जन किसने लिखा है? वसंत कृष्ण वैद ने लिखा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं आपका साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के कुछ साइलेंट फीचर्स हैं। कौन कौन से साइलेंट फीचर्स हैं? हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है।
तो आप वीडियो को बिल्कुल एक्टिव बने रहिए। आपको नींद आ रही है तो पानी मारिए, थोड़ा सा घूम लीजिए, पॉज पॉज कर लीजिए वीडियो को, और जब वापस से नींद उतर जाए वापस आके वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सा? लैंड दिस रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है ना। सबसे लंबा लिखित संविधान है। ड्रॉ फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से 60 देशों के संविधान से हमने ये चीजें ली हैं। ब्लेंड ऑफ रिजिडी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो भाई भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, दोनों ही मामलों में चलता है, ठीक है, ये भी ठीक है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, यानी भारत का संविधान जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर को तो लेके चलता है, ठीक है। एकात्मकता के साथ साथ संघीय व्यवस्था की प्रणाली भी भारत के अंदर संविधान के अंदर अपनाई गई है। नेक्स्ट है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भारत के अंदर संसदीय व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशरी सुप्रीमेसी, भारत के अंदर जो संसदीय संप्रभुता है इसके साथ साथ में न्यायिक सर्वोच्चता को भी रखा गया है, यानी जुडिशरी अपने आप में सुप्रीम है और जो आपका पार्लियामेंट है वो भी सोवरेन है अपने आप में, ठीक है, संप्रभु है। इसके बाद में इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, भारत में जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट है, अपने आप फैसले खुद कर सकती है, ठीक है। इस पे जो पार्लियामेंट है वो अपना राइट या अपना जो एक डोमिनियन वाला स्टेटस है वो लागू नहीं कर सकती। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल राइट्स, भारत का फंडामेंटल राइट जो है हमारे साइलेंट फीचर्स का हिस्सा है। डीपीएसपी ये साइलेंट फीचर का हिस्सा है। फंडामेंटल ड्यूटी साइलेंट फीचर का हिस्सा है। सेकुलर स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल सच बात है। इसके बाद में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इससे मतलब क्या समझते हैं? अगर आप 18+ हैं तो आप वोट दे सकते हैं, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंगल सिटीजनशिप, भारत में किस टाइप की सिटीजनशिप है? सिंगल, आप देश के किसी भी हिस्से में जन्म ले लीजिए, आप रहेंगे इंडियन ही, ठीक है। आपका वोटर आईडी कार्ड कौन बनाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंट बॉडीज, भारत में कुछ बॉडीज ऐसी है जो इंडिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, ठीक है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी है आपकी, ये अपने फैसले खुद करते हैं, ये फ्री है, सरकार इन पर दबाव नहीं बना सकती। सीएजी ऑडिट करती है, फ्री है अपने आप में, सरकार इन पर दबाव नहीं बना सकती। एससी एसटी माइनॉरिटी ओबीसी कमीशन फ्री हैं, अपने मामलों में सलाह, अपने मामलों में एडवाइस खुद ही ले सकते हैं, खुद ही दे सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका? इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान, ये भी आपका स्पेशल राइट है, साइलेंट फीचर्स हैं। 3 टायर गवर्नमेंट, 3 टायर यानी जो पंचायती राज वाला सीन है उसको 3 टायर गवर्नमेंट बोलते हैं। कैसे बोलते हैं 3 टायर गवर्नमेंट पंचायती राज में? जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेगा, फिर ब्लॉक में आ जाता है और फिर आपका विलेज में आ जाता है, ठीक है। ये 3 टायर गवर्नमेंट का सीन चलता है। इसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां जो कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ये आपका साइलेंट फीचर का एक पार्ट है। इसके बाद में बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, उधार का संविधान भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट, भारत के संविधान को 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कार्बन कॉपी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, ये वकीलों का स्वर्ग, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी बोला जाता है। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाइज तो आप लगा दीजिएगा, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में कहां कहां से क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिया गया है? तो फेडरल स्कीम ली गई है, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया गया है, गवर्नर का जो ऑफिस है वो लिया गया है, जुडिशरी ली गई है, पब्लिक सर्विस यानी यूपीएससी लिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजन लिए गए हैं, आपातकालीन प्रावधान, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ली गई हैं आपकी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ली गई हैं। इसके अलावा बात करें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है हम लोगों ने? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉर्म लिए हमने, ठीक है। इसके बाद में रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन हमने लिया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया है हमने, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान लिया है, कैबिनेट सिस्टम हमने लिया है यहाँ पर, ठीक है। रिट वाला जो सीन है आपका वो ली हुई है, जो कि रिट जारी करती है आपका
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी पार्लियामेंट के संसद के जो विशेष अधिकार वाला जो सीन है, जो आप एमपी हो जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आपके कुछ राइट होते हैं, स्पेशल राइट होते हैं, वो यहाँ से लिया गया है। इसके बाद में बाइकैमरलिज्म यानी आपका द्विसदनवाद, वो यहाँ से लिया गया है। इसके बाद में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, अमेरिका से क्या लिया है हमने, फंडामेंटल राइट लिया है हमने अमेरिका से। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कंसेप्ट लिया है हमने, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमने लिया है, ठीक है। इम्पीचमेंट यानी महाभियोग चलाने का प्रावधान राष्ट्रपति के ऊपर या जजिस के ऊपर हमने यहाँ से लिया है। इसके अलावा आपका है, ठीक है, ये सारा इसके अंदर आ जाता है। रिमूवल ऑफ द प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजिस, हाई कोर्ट के जजिस, तो उसको बोलते हैं आप इम्पीचमेंट। नेक्स्ट है आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी लिया है सबसे पहले तो आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद में हमने नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर मेंबर को किस तरीके से नॉमिनेट किया जाएगा, ये प्रोसीजर कहाँ से लिया है हमने, ये प्रोसीजर लिया है हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड से लिया है हमने, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट इधर आ जाइए, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, कनाडा से, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, नहीं जो आपका संघ है, संघ की मजबूती के साथ साथ राज्यों का मिला जुला संघ, नाम आता है ना राज्यों का मिला जुला संघ, तो राज्यों का मिला जुला जो संघ है ये कहां से लिया है हमने, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट्स गवर्नर, यानी राज्यों के राज्यपाल को अपॉइंट करना, ये कंसेप्ट कहां से लिया है हमने, कनाडा से लिया है, ठीक है। इसके बाद में एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143 आपके सामने एक आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 143, ठीक है, तो तब आपको समझ में आएगा ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करके भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका मामला है उस पर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची ली है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ठीक है, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स यानी जो व्यापार करने की स्वतंत्रता है राज्यों के अंदर, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके बाद में जॉइंट सिटिंग, संविधान संसद के अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स को एक जगह 1+1 वाली सिचुएशन में रखा जाता है, उसको बोलते हैं जॉइंट सिटिंग। तो जॉइंट सिटिंग कब एस्टेब्लिश की जाती है, क्यों एस्टेब्लिश की जाती है, और कौन कौन सदस्य इसके अंदर आते हैं, वो हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर, आने वाले पार्ट में। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए, जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहां से लिया है हमने, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। इसके बाद में वाइमेर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यानी जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है, तो जिसमें से क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी जो आपके फंडामेंटल राइट है इमरजेंसी के दौरान उनको सस्पेंड किया जा सकता है कुछ समय के लिए, खत्म नहीं करा जा सकता, सिर्फ सस्पेंड करा जा सकता है। तो ऐसे में इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने की पावर कहां से मिली है, आपका वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से। यूएसएसआर यानी आज का रशिया, यहां से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल ऑफ जस्टिस, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ली है, एफडी जो हमें पार्ट 4A में है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य वहां से लिए हैं। इसके अलावा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये 3 वर्ड जो कि हमारे संविधान का हिस्सा हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये तीनों वर्ड कहां से लिए हम लोगों ने, तो ये तीनों वर्ड आप बताएंगे, ये तीनों वर्ड हमने लिए हमने यूएसएसआर से, ठीक है। इसमें से एक चीज और ली हम लोगों ने, ड्यूरिंग इमरजेंसी फंडामेंटल राइट जो है हमारे, 2 टाइप के फंडामेंटल राइट है आपका, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 किसी भी सूरत में छीना नहीं जा सकता, ठीक है। ये प्रावधान कहां से लिया हमने, तो ये प्रावधान लिया है हमने सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर से, रशिया से, ठीक है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, जो आपका फ्रांस का संविधान है, इससे हमने क्या लिया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, तो लिया हमने आइडियल ऑफ लिबर्टी, ठीक है, रिपब्लिक द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। संविधान के अंदर, संविधान में जो प्रीएम्बल है उसके अंदर आपका लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी समानता, और फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड की जो भावना है, वो हमारा कहां से लिया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके बाद में साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन,
साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, तो उससे लिया है हमने अमेंडिंग प्रोसीजर, संविधान के अंदर किस तरीके से चीजें अमेंड करी जा सकती हैं, वो हमने प्रोसीजर यहाँ से लिया है। इसके अलावा इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन किस तरीके से करेंगे, वो प्रोसीजर कहाँ से लिया है हमने, साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है भाई। इसके बाद में बात करें हम जापान के कॉन्स्टिट्यूशन, जापान से हमने क्या लिया है भाई, जापान के संविधान से क्या लिया है हमने, तो जापान के संविधान से लिया है हमने एस्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर बाय लॉ, ऑफ द लॉ, बाय द लॉ। याद रखिएगा, ऑफ द लॉ लिया है हमने ब्रिटेन से, और बाय द लॉ कहां से लिया है हमने, बाय द लॉ लिया है हमने जापान से। ठीक है भाई। तो ये हमने संविधान के अंदर, ये हिंदी में लिखा हुआ है आपका, आप अगर लेना चाहते हैं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से कि कहाँ से हमने क्या लिया हुआ है, वो मैंने इंग्लिश में आप लोगों को वहां पढ़ा दिया था। ठीक है, ये सारा का सारा। ठीक, अब ये है हमारा प्रियम्बल, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। धड़कन है, धड़कन, अगर संविधान हमारा एक शरीर है तो शरीर की धड़कन क्या है, तो उसकी धड़कन है प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल यानी संविधान की उद्देशिका। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के नागरिक, have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens। यानी हम लोग भारत की संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, उसके समस्त नागरिकों को जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जैसे लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलाइफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के साथ साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान की सभा में आज 26 नवंबर 1949, मैंने बात करी थी ना, 26 नवंबर 1949 एक डेट आएगी आपकी, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अडोप्शन वाला डेट आएगा, अडोप्ट, संविधान को अडोप्ट हमने कब किया, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो ये हमारी प्रियम्बल है। प्रियम्बल में हमारे कुछ वर्ड आते हैं जो हमें याद रखने हैं, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष ना, एग्जाम में कई बार ये चीजें पूछी जाती हैं कि सीक्वेंस में कौन से वर्ड आ रहे हैं, तो याद रखिएगा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, इसके बाद में जस्टिस, न्याय यानी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, ये सारे, इक्वालिटी, ये जस्टिस आ जाएगा, लिबर्टी आ जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगा। तो ये जो वर्ड आ रहे हैं ना, ये फर्टेनिटी आ जाएगा, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं आपको एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सा वर्ड सीक्वेंस में किसके बाद आता है। तो सारा एक बार ना आप प्रियम्बल को अच्छे से देख लीजिएगा, और चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। ठीक है, मैं कहूँगा आपको इंग्लिश में ही याद कर लीजिएगा, इसको आसान रहेगा इसको याद करने में, और फिर आप बहुत आराम से, अगर प्रियम्बल से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन सीरियल वाइज लेकर ही आते हैं, वर्ड को सीरियल में पूछा जाता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ना इस चीज को कर नहीं पाते। अगर आपको ये प्रियम्बल याद होगा ना, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं और आपका क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। ठीक है भाई। इसके बाद में बात करें एवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी भारत में जब संविधान बन चुका था और हम आजाद हो चुके थे, तो राज्य कैसे बने, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज कैसे बनी हमारी, तो इसकी बात करें। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के समय पर, कंप्राइज 2 कैटेगरीज ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स, नेमली ब्रिटिश प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स। एक तो थे ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है, जहां पर ब्रिटिशर्स का राज था, और दूसरा क्या था, प्रिंसली स्टेट, जहां पर देसी राजा महाराजाओं का राज था। ऐसे में कैसे अखंड भारत का इसको हिस्सा बनाए, तो ऐसे में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र अलग अलग संप्रभुत्व वाले इलाके बना दिए गए। ठीक है, भारत और पाकिस्तान बट गया। इसके बाद में भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर 552 रियासतों में से 549 भारत में शामिल हो गई। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो उसमें 552 में से 549 तो एक बार में भारत का हिस्सा बन गई। अब बची आपकी 3 रियासतें। 3 रियासतें कौन कौन सी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। अब तीनों अड़ गए कि हम सेपरेट रहना चाहते हैं,
तो ऐसे में जो जूनागढ़ था, यहां पर वोटिंग कराकर भारत का हिस्सा इसको बना लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से भारत का हिस्सा बना लिया गया। कश्मीर जो था, ये थोड़ा सा इसका पेच फंसा हुआ था। तो उस समय कश्मीर के राजा से बातचीत कर कर एक एग्रीमेंट करा लिया गया कि आपकी बॉर्डर की सिक्योरिटी हम कर लेंगे और बाकी का एडमिनिस्ट्रेशन आप देख लीजिए। तो ऐसे में फिर बाद में क्या हुआ कि संविधान में ये प्रावधान भी कर दिया गया कि कश्मीर में अलग से इलेक्शन होंगे, कश्मीर का अलग से संविधान होगा, कश्मीर का अलग से झंडा होगा और कश्मीर में अलग से प्रधानमंत्री चुना जाएगा। एक देश के अंदर 2 प्रधानमंत्री होंगे। तो ये कश्मीर वाला जो कंसेप्ट है उसको अलग से किसी एक वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है कि जो 549 के बाद में 3 रियासतें जो कि भारत में बाद में शामिल की गई, कौन कौन सी थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका हैदराबाद की हम बात कर ही चुके हैं। हैदराबाद को हमने पुलिस कार्रवाई से, जूनागढ़ को वोटिंग से और कश्मीर को हम एक तरीके से एक्सेशन के द्वारा यानी एग्रीमेंट के द्वारा हमने इसको ऐड किया था अपने में। ठीक है, इसके बाद में हमारे ना 4 पार्ट बनाए गए थे। जब संविधान बना तो संविधान बनने के बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो जो बटे हुए थे स्टेट हमारे, ठीक है, देसी रियासतें और जो प्रिंसली स्टेट्स थे और जो आपके ब्रिटिश प्रोविंस थे, तो उसमें भारत को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था क्योंकि उस समय तक इलेक्शन हुए नहीं थे। ठीक है, और इलेक्शन होने के बाद में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किस तरीके से भारत को डिवाइड करें, क्योंकि भाषाओं के आधार पर, धर्म के आधार पर भारत बटा हुआ था। ठीक है, ऐसे में उस समय 4 कैटेगरी बनाई गई। कैटेगरी ए, ठीक है, 4 कैटेगरी बनी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी। 4 कैटेगरी बना दी और चारों कैटेगरी में अलग अलग फॉर्मेशन बनाई गई। कैटेगरी ए में क्या रखा? फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंस। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के अंडर में प्रोविंस आया करते थे उनको कैटेगरी ए में रखा। कैटेगरी बी में क्या लग रहा? फॉर्मर प्रिंसली स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट पुराने स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट देसी राज्य, वो रखे कैटेगरी बी के अंदर। कैटेगरी सी में क्या रखा? प्रिंसली स्टेट एंड प्रोविंस, जो अभी की फिलहाल में डेट में जो प्रिंसली स्टेट थे फिलहाल में, जो पहले हुआ करते थे वो नहीं, जो अभी थे प्रिंसली स्टेट उनको, और जो प्रोविंस हुआ करते थे उनको कैटेगरी सी में रखा। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज, यानी वो एरिया जो डायरेक्ट भारत सरकार के कंट्रोल में थे, जिसको हम यूटीज वगैरह कह सकते हैं, वो कैटेगरी डी के अंदर रखे गए। तो ऐसे में 4 कैटेगरीज बनाई गई आपकी। इसके बाद बात करें प्रीएम्बल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का जो संविधान है, क्या वो संविधान, भारत का जो संविधान है, इसका जो दिल है, धड़कन जो है इसकी, यानी प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना, क्या ये संविधान का हिस्सा है? क्या संविधान का हिस्सा ये नहीं है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अभी तो नहीं है, पहले बहुत हुआ करता था। तो ऐसे में ना कुछ केस आए संविधान हमारे, उन केसों में डिसाइड किया गया कि भारत संविधान प्रीएम्बल जो है संविधान का पार्ट है नहीं है। एक केस आता है आपका बेरूबारी यूनियन केस, 1960 में आता है। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सेड द प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि जो प्रीएम्बल है ना संविधान का हिस्सा ही नहीं है। तो आप संविधान में आर्टिकल 368 यानी अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में अगर अमेंडमेंट करना हो तो आर्टिकल 368 का यूज करती है पार्लियामेंट। तो अगर आप 368 सिर्फ संविधान पे यूज होता है और प्रीएम्बल जो कि संविधान का हिस्सा ही नहीं है, सरकार उस पर संशोधन नहीं कर सकती प्रीएम्बल के अंदर। यह बात कब कही सुप्रीम कोर्ट ने? बेरूबारी यूनियन केस में। फिर एक केस आता है आपका केशवानंद भारती केस। इस केस में क्लियर करा गया, सुप्रीम कोर्ट सेड द प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंड एज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या कहा गया? कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का हिस्सा नहीं है। तो इस केस को, किस केस को? इस वाले केस को, केशवानंद भारती केस को एग्जाम में कई बार आता है। बेसिक एग्जाम में कई बार आता है। बेसिक स्ट्रक्चर का जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के दौरान दिया? केशवानंद भारती केस का। कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, संविधान का मूल ढांचा क्या है। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस के अकॉर्डिंग संविधान जो है
जो प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। प्रियम्बल क्या है, संविधान का हिस्सा ही नहीं है, याद रखिएगा आप। इसके बाद में ये कैटेगरीज थी आपकी, जो ABCD में मैंने आपको दिखाया था अभी। तो डी में कौन था, सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार, ठीक है। डी में किसको रखा गया था, अंडमान निकोबार को रखा गया था। ए कैटेगरी में ये आपको दिख रहे हैं, बी में आपको हैदराबाद जम्मू कश्मीर वगैरह, सी में अजमेर भोपाल बिलासपुर वगैरह ये दिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, संविधान के अंदर ना 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, 7वां संविधान संशोधन कब होता है, 1956 में जाकर, 1956 में जाकर 7वां संविधान संशोधन होता है। और इस संशोधन के थ्रू देश में 14 तो राज्य बनाए जाते हैं, ठीक है। कितने कितने स्टेट बनाए जाते हैं भारत के अंदर, 14 तो स्टेट बना दिए जाते हैं। और यूटीज कितनी बनती हैं, 6। कितनी यूटीज बनती हैं, 6। बाकी कुछ यूटीज ऐसी हैं जो बाद में स्टेट में कन्वर्ट हो गई बाद में, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोविजन कब हुआ, ये हुआ 1956 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, याद रखिएगा। 7वें संविधान संशोधन में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, और ये बनाए गए भाषाओं के आधार पर। एग्जाम में कई बार आता है कि भाषाओं के आधार पर सबसे पहला स्टेट कौन सा बना, तो भाषाओं के आधार पर सबसे पहला स्टेट बना आंध्र प्रदेश। सबसे पहला स्टेट कौन सा बना, आंध्र प्रदेश बना भाषाओं के आधार पर, ठीक है। और ये कब बना, 1956 में बना। उससे पहले 4 कैटेगरी में ऑलरेडी ये चीजें डिवाइड की गई थी। तो थैंक यू, ठीक है, क्लास को लेने के लिए। तो यहां पर आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी संविधान कैसे बना। इसके अलावा संविधान का बैकग्राउंड क्या था वो हमने यहां डिस्कस करा। अब आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संविधान के भाग। पार्ट 1 क्या कहता है, उसके आर्टिकल क्या कहते हैं, पार्ट 2 क्या कहता है, उसके आर्टिकल कहते हैं। ऐसे करके हम फेमस आर्टिकल और फेमस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।